गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज आज से हम स्टार्ट करेंगे 500 एमसीक्यूज की सीरीज। इसके पहले मैं बहुत सारी सीरीज मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ विद इन 10 और 12 डेज के अंदर। तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखें क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर वीडियो में 20 और 15 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपके मिला के वहाँ पर भी 500 से 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। इस वीडियो में आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है, इसमें जो आपका 1 सितंबर को पेपर है उसके पहले पूरे क्वेश्चन में कवर अप कर दूंगी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सीरीज फर्स्ट है एम्स नॉर्सेट सीआरपीएफ और एनएचएम एग्जाम के लिए, जिनके एनएचएम के थ्रू एग्जाम होने वाले उनके लिए, और साथ ही साथ 1 सितंबर को जो पेपर होने वाला है एम्स नॉर्सेट का नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो मैं पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। साथ ही साथ जीके आने वाला है गाइज आपके लिए एग्जाम में 180 नंबर के आपके लिए जो नर्सिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 20 नंबर के क्वेश्चन आपके लिए जीके करंट अफेयर रीजनिंग एप्टीट्यूड से आएंगे। तो उसके लिए आप मेरा दूसरा चैनल है उसको देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पर डे जीके करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन पब्लिश करती हूँ, जिसमें रिसेंट के जीके के क्वेश्चन रहते हैं और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। सो आई होप आप लोग वो चैनल भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो जो 500 एमसीक्यूज की हमने सीरीज स्टार्ट की है, डेली इसमें आपको 2 वीडियो मिलेंगे जिसमें आपके 60 क्वेश्चन कवर होंगे पर डे। 25 क्वेश्चन एक वीडियो में और बाकी के रिमेनिंग 35 बचेंगे वो सेकेंड वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। सो आई होप आप लोग वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ पर विथ रेशनल के सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर के थ्रू इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने की मेथड क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर बाइटिंग, रिगर्जिटेशन, स्क्रैचिंग इन ऑफ इन्फेक्टिव फीसेस और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो वेक्टर के थ्रू कोई भी डिसीज और कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होना है तो क्या मेथड हो सकती हैं? तो यहाँ पर वेक्टर कुछ भी हो सकता है, या तो कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हो सकता है, मॉस्क्यूटो हो सकता है, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। बाइटिंग, रिगर्जिटेशन, कोई भी इन्फेक्टिव फीसेस है उसको स्क्रैच करना, और जो कंटामिनेटेड होस्ट है किसी की भी बॉडी फ्लूइड्स का, तो वेक्टर क्या कर सकते हैं? किसी भी डिसीज को ट्रांसमिट करने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस। वूफिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। तो मोड ऑफ स्प्रेड इसका क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फॉमीट एंड डी है यहाँ पर वाटरबॉर्न। तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, सॉरी मोड ऑफ वूफिंग कफ का इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ही फैलता है जनरली, जैसे अभी जो कोविड-19 फैल रहा है बट कोविड-19 है जो फॉमिट के कारण भी हो रहा है, किसी भी सामान में आपकी ग्रोसरी में चिपक के भी आ सकते हैं उसके वायरस। तो यहाँ पर जो वूफिंग कफ है इसका जो मेन मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कोई भी कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो जनरली जो वूफिंग कफ के बैक्टीरिया होते हैं कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जब भी आप स्नीजिंग करें, कफिंग करें, तो ये दूसरों में ट्रांसमिट हो सकते हैं। ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर रहेंगे इसमें, दूसरों में ट्रांसमिट हो सकते हैं। और आपको वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरिया है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस और बॉर्डीटेला पैरा पर्ट्यूसिस। तो आपको नाम याद रखना है कि पर्ट्यूसिस और वूफिंग कफ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस के थ्रू होने वाली डिसीज है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होगा दूसरों में। नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा आइसबर्ग से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर इसके 3 पोर्शन होते हैं, अपर और जो सबमर्ज्ड मतलब बीच का, एंड लोअर पोर्शन। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट, मतलब यहाँ पर जो आपको ऑरेंज कलर का सबमर्ज सेक्शन दिख रहा है मीडियम वाला, वो आइसबर्ग में क्या रिप्रेजेंट करेगा? अनडायग्नोज्ड केस,
क्लिनिकल केसेस, डेड केसेस और डी ट्रीटेड केसेस। तो जो सबमर्ज्ड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा अनडायग्नोस्ड केस। और किस तरीके से, मैं आपको ये भी यहाँ पे बता देती हूँ। तो जो सबमर्ज पोर्शन है आइसबर्ग का, वो रिप्रेजेंट करेगा हिडन मास ऑफ डिसीज। जो चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, अनडायग्नोस्ड हैं, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, हिडन मास ऑफ डिसीज। उसमें अनडायग्नोस्ड डिसीज आ सकती हैं, सब क्लिनिकल केस आ सकते हैं, और कैरियर्स किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रही है डिसीज वो भी आ सकते हैं। और यहाँ पर एक है फ्लोटिंग टिप, मीन्स सबसे टॉप लेवल की जो टिप है यहाँ पर वो किस तरीके से आएगी। तो इसमें जो भी क्लिनिकल केसेस रहते हैं वो आएंगे, और जो बॉटम लेवल पर है उसमें आएंगे डिसीज फ्री ग्रुप, जिनको किसी भी तरीके की डिसीज नहीं है। यदि बॉटम लेवल पूछें डिसीज फ्री ग्रुप आएंगे, टॉप लेवल पूछें तो उसमें क्लिनिकल केसेस आएंगे, चाहे वो डॉक्टर की प्रैक्टिस के थ्रू मिले हों या फिर चैम्बर हॉस्पिटल कहीं से भी इस तरीके से आए हो। तो फ्लोटिंग टिप रिप्रेजेंट करेगी कि फिजिशियन ने, डॉक्टर ने आपके लिए क्या देखा है अपनी प्रैक्टिस हॉस्पिटल में किसी भी तरीके से। फ्लोटिंग टिप रिप्रेजेंट करेगी फिजिशियन के लिए। और जो सबमर्ज पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा सब क्लिनिकल केस के लिए, कैरियर्स के लिए और अनडायग्नोस्ड केस के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नर्स डूइंग व्हेन फॉर्मुलेटिंग अ नर्सिंग डायग्नोसिस। किसी नर्स को नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है तो सबसे पहले क्या करेगी, प्लानिंग, असेसिंग, इम्प्लीमेंटेशन और डी एनालिसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे पहले वो एनालिसिस करेगी, उसके बाद है जो असेसिंग करेगी, देन प्लानिंग, एंड आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन करेगी। जो भी प्लान किया है उसने उसको इम्प्लीमेंट करेगी। सबसे पहले क्या करेगी, एनालाइजिंग। कोई भी डायग्नोस बनाना है नर्सिंग डायग्नोसिस तो उसके लिए एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, किसके प्रोफाइलैक्सिस में यूज की जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर कोलेरा, मेनिंजाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस और बॉर्डिटेला। तो यहाँ पर जो टेट्रासाइक्लिन है इसका जो यूज़ होता है जनरली किसी और अदर कैटेगरी के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए इसको दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक है तो इसका जो टेट्रासाइक्लिन का यूज़ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस की बात की जाए तो ये कोलेरा के प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। इसी का जो एक और फॉर्म है डॉक्सीसाइक्लिन, इसको भी यूज़ किया जाता है जो भी हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कोलेरा पेशेंट रहे। यदि बहुत बड़ी कम्युनिटी में मास आउटब्रेक हुआ है कोलेरा का तो उस टाइम पर है जो टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते। भी आपको याद रखना है कि जो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के लिए हम कोलेरा के लिए टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं, बट यदि बहुत बड़े लेवल पर कोलेरा फैला है, आउटब्रेक हुआ है, जैसे अभी पेंडेमिक जो चल रहा है कोविड-19, तो उस तरीके का यदि कोलेरा होता है तो उस टाइम पर टेट्रासाइक्लिन हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर दैट किल्स मैन इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में मैन में सबसे ज़्यादा डेथ होती है किस तरीके के कैंसर के कारण होती हैं। ऑप्शन है यहाँ पर लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लिवर कैंसर, कोलोन एंड रेक्टम कैंसर। तो मेंस की बात की जा रही है यहाँ पर, तो मेन में सबसे ज़्यादा डेथ होती है, कैंसर का टाइप है वो है लंग कैंसर। सबसे ज़्यादा डेथ किसके कारण होती है, लंग्स कैंसर के कारण। नेक्स्ट इज बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पुटम डिस्पोजल। स्पुटम को डिस्पोज करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है, ब्लीचिंग पाउडर, फिनॉल, बर्निंग या फिर फ्यूमिगेशन। तो जो स्पुटम डिस्पोज किया जाता है उसके लिए बेस्ट मेथड है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इज symmetrical unilocular rashes firstly appearing from trunk and then on face, arm and legs is characteristic of which disease। तो जो यहाँ पर सिम्टम्स बताए हैं, क्या हो रहा है, रैसेस हो रहा है सबसे पहले ट्रंक में, उसके बाद फेस, आर्म, लेग, बैक एंड पूरी बॉडी में आफ्टर फैलेंगे। तो किसके रैसेस हो सकते हैं, स्मॉल पॉक्स, रूबेला, चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स के। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से फैलना बताया है इन रैसेस का, पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होंगे, तो किसके होंगे, चिकन पॉक्स के। क्योंकि चिकन पॉक्स के रैसेस सबसे पहले ट्रंक और बैक में देखने को मिलते हैं, चेस्ट, बैक एंड फेस। फर्स्टली कहाँ पर शो ऑफ होंगे, चेस्ट, बैक, फेस एंड उसके बाद पूरी बॉडी में स्प्रेड होंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो ट्यूबरक्लोसिस डे है जो हर साल विश्व में 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ अ कम्युनिटी इज। तो कम्युनिटी में हेल्थ स्टेटस का मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डिसेबिलिटी प्रेवलेंस, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जनरली जब हेल्थ स्टेटस चेक किया जाए तो उसके लिए मेन क्या चीज़ रहेगी इम्पोर्टेंट, वो होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसमें क्या होगा, जो भी ओवरऑल मोर्टिलिटी लेवल है पॉपुलेशन का, एज ग्रुप भी सभी इसमें काउंट हो जाएंगे, एडल्ट, चिल्ड्रन, एडोलेसेंस, तो सभी चीज़ों को मिला के लाइफ एक्सपेक्टेंसी को है जो कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये हेल्थ स्टेटस के इंडिकेटर को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। यदि हमने बनी हुई एंटीबॉडी को एडमिनिस्टर किया बॉडी में तो ये क्या क्रिएट करेगी? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, या फिर डी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो यदि हमने बनी हुई रेडीमेड एंटीबॉडी को बाजार से लाके किसी के भी बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया तो ये किस तरीके की इम्यूनिटी बनाएगी? तो ये बनाएगी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी रहेगी शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन रहेगा, जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज किसी की भी बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है, वो है गामा ग्लोबुलिन। ये किसी भी रेसिपिएंट के अंदर अपने आप से डेवलप नहीं होंगी, वो सेल्स उनको डेवलप नहीं करेंगी, इसीलिए इसको कहा जाता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसका एग्जाम्पल भी आप याद रखना, वो है गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट इज ह्यूमन मिल्क रिच इन ऑल एक्सेप्ट। ह्यूमन मिल्क में सभी चीज़ें पाई जाती हैं बट किसी एक को छोड़कर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डी है यहाँ पर फैट। तो ह्यूमन मिल्क में आयरन, विटामिन डी, ये दोनों चीज़ें एब्सेंट रहती हैं। आपको याद रखना होगा कि ह्यूमन मिल्क में ना तो आयरन प्रेजेंट होता है ना ही विटामिन डी, बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सफिशियंट रहते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि 100 ml में कितने 70 ml में कितने किलो कैलोरी आपके लिए एनर्जी मिल सकती है? तो 700 मिल्क में है जो ह्यूमन मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में 100 किलो कैलोरी आराम से एक बेबी को मिल सकती है। नेक्स्ट इज सेफ, SAFE strategies recommended for the control of trachoma. सेफ कंटेंट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। तो एक सेफ स्ट्रेटेजी लाई गई थी, इनिशिएटिव लिया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रोकोमा को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके SAFE, इसके टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं, तो उनमें से कौन सा यहाँ पर नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर ए सर्जरी, बी एनुअल आई चेकअप, सी फेशियल क्लीनलीनेस और डी है एनवायरमेंटल हाइजीन। तो यहाँ पर सेफ स्ट्रेटेजी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो होगा बी, एनुअल आई चेकअप है, इसका कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि सेफ स्ट्रेटेजीज के कंपोनेंट है एस रिप्रेजेंट द सर्जरी। यदि किसी भी तरीके से ब्लाइंडिंग स्टेज में इस डिसीज के थ्रू कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी की जा सकती है। एंटीबायोटिक, कुछ इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। फेशियल क्लीनलीनेस एंड हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। तो ये क्या हो गए? इसके सेफ स्ट्रेटेजीज के कंपोनेंट हो गए। ये 4 चीज़ों से मिलके बना है। तो आपके लिए सर्जरी फॉर ट्राइचीसियासिस, यदि इनटर्न्ड आईलेसेस की कंडीशन है तो उस केस में सर्जरी की जा सकती है, एंटीबायोटिक दी जा सकती है, फेशियल क्लीनलीनेस की जा सकती है, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। बट एनुअल आई चेकअप है जो इसका पार्ट नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। भारत में सबसे ज़्यादा अंधे होने का कारण क्या है? विटामिन ए डेफिशिएंसी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा या फिर ट्रोकोमा। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा 62.6% डेथ होती हैं वो होती हैं कैटरेक्ट के कारण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, कैटरेक्ट। इसमें जो आँखों के लेंस है वहाँ पर ओपेसिटी देखने को मिलेगी, इसके कारण सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है इंडिया में, 62.6%। नेक्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ बर्टन्स लाइन इज लीड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग हो रही है तो बर्टन्स लाइन देखने को मिलेगी, एक साइन है। तो किस तरीके की लाइन रहेगी, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी? पेल पिंकिश गम्स, ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, ब्राउन स्टेन ऑन गम्स एंड ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स। तो जो बर्टन्स लाइन लीड पॉइजनिंग के कारण हो रही है
तो इसमें जो गम्स में ब्लूइश पर्पल कलर की लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पर इमेज दी हुई है बर्टन लाइन करके, एक क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग के कारण होगी, जिसमें ब्लैक ब्लू लाइन भी देखने को मिल सकती है कभी कभी गम्स में और बेस ऑफ द टीथ में। नेक्स्ट इज बैगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। तो बैगोसियोसिस है किसके कारण, किस डस्ट के कारण इनहेल करने से होगा, जूट डस्ट, शुगर कैन डस्ट, कॉटन डस्ट या फिर कोल डस्ट। तो बैगोसिस सिलिकोसिस से जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स है उनको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो बैगोसिस है जो शुगर कैन डस्ट के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज विच इज द अर्ली साइन ऑफ लेप्रोसी। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के थ्रू होने वाली डिसीज है लेप्रोसी, तो इसका जो अर्ली साइन है वो क्या है, सिंकिंग ऑफ द नोज ब्रिज, थिकन पेनफुल नर्व, लेसन ओवर द स्किन या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन। तो जो अर्ली साइन है लेप्रोसी स्टार्ट हो रही है बॉडी में, यदि इन्फेक्शन है तो फर्स्ट टाइम जो साइन है क्या देखने को मिलेंगे, थिकन पेनफुल नर्व। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बी, थिकन पेनफुल नर्व। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से लीजन्स भी देखने को मिलेंगे, बट जो फर्स्ट साइन होंगे इसमें पेनलेस अल्सर्स रहेंगे, जो बॉडी में सेंसेशन है, जो नर्व में प्रॉब्लम हो रही है उसके कारण सेंसेशन भी लॉस रहेंगे, ठंडी रहेगी पूरी बॉडी, इस तरीके के साइन सिम्टम हैं जो इसमें सबसे पहले देखने को मिलेंगे लेप्रोसी में। नेक्स्ट इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की कंडीशन हुई है तो एज अ कीमोप्रोफाइलैक्सिस कौन सी मेडिसिन यूज की जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर रिफाम्सिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और क्लोरोक्विन। तो यहाँ पर जो कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट दिया जाना है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए, तो उसके लिए रिफाम्सिन है जो बेस्ट मेडिसिन मानी गई है जिसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, रिफाम्सिन। यदि फाल्सीपेरम मलेरिया के लिए पूछा जाए तो उसके लिए क्लोरोक्विन दी जाएगी, बट यहाँ पर कीमोप्रोफाइलैक्सिस पूछा है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए तो उसके लिए रिफाम्सिन दी जाएगी, और टेट्रासाइक्लिन किसके लिए, कोलेरा के लिए। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज। सीखने के लिए सबसे हाईएस्ट लेवल क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चेनिंग या फिर वर्बल एसोसिएशन। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए, लर्निंग के लिए जो बेस्ट लेवल रहेगा, हाईएस्ट लेवल रहेगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब तक आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे आप कुछ भी अच्छे से नहीं सीखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। नेक्स्ट इज ऑल आर ट्रू अबाउट इंसिडेंट्स एक्सेप्ट। तो इंसिडेंट्स को लेके सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं बट किसी एक को छोड़कर। इट इज़ अ रेट, डज नॉट इंक्लूड ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, न्यूमरेटर इंक्लूड्स नंबर ऑफ न्यू केस, डिनोमिनेटर इंक्लूड्स पॉपुलेशन एंड रिस्क। तो यहाँ पर इंसिडेंस क्या है, जो न्यू केस आ रहे हैं कम्युनिटी में तो उनकी काउंटिंग क्या कहलाती है, इंसिडेंस, और एक तरीके की रेट है। तो यहाँ पर जो चीज़ नहीं है, सही नहीं है इसको लेके, वो डज नॉट इंक्लूड ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है, इसमें टाइमिंग को भी इंक्लूड किया जाता है जो भी न्यू केसेस आ रहे हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बी। जो इंसिडेंस क्या है, एपिडेमियोलॉजी में जो प्रोबेबिलिटी किसी भी कोई भी डिसीज हो रही है उसको काउंट करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में न्यू केस आ रहे हैं उनको काउंट करने के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है, टर्म यूज़ किया जाता है, वो क्या है, इंसिडेंस। इंसिडेंस रेट है एक तरीके से जिसमें न्यू केसेस डिवाइडेड इनटू पॉपुलेशन एट रिस्क। तो जितनी भी पॉपुलेशन रिस्क में है उसको क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर हो जाएगा प्रोपोर्शन और रेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके लिए सभी पॉइंट सही है। इंसिडेंस हो सकता है आपको डायरेक्ट ना पूछें कि इंसिडेंस क्या है, एक और इसी में इंसिडेंस में तो पूरे न्यू केसेस काउंट होंगे, एक है प्रेवलेंस, तो उसमें न्यू केस प्लस ओल्ड केस दोनों की काउंटिंग की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पेल्डिंग साइंस। स्पेल्डिंग साइंस किसमें देखने को मिलेगा, स्पाइना बाइफिडा, अबॉर्शन, इंट्रायूट्राइन डेथ या फिर बेबी विथ कार्डियोसेंथेसिस। तो स्पेल्डिंग साइन है देखने को मिलेगा इंट्रायूट्राइन डेथ में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा सी। जो स्पेल्डिंग साइन है इसमें ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी फीटल स्कल की जो बोन्स होंगी, क्योंकि वहाँ पर फीटल वेन क्या है, कोलैप्स हो गया है, डेथ हो गई है, जो यूट्रस में ही बेबी की डेथ हो गई है,
तो उसके कारण क्या होगा, जो फीटल स्कल्स की बोन्स है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी फीटल ब्रेन के कोलैप्स होने के कारण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, सी, इंट्रायूट्राइन डेथ। स्पेल्डिंग साइन किसका साइन है, इंट्रायूट्राइन डेथ का। नेक्स्ट इज बीटा टू ट्रांसफेरिन इज ए स्पेसिफिक टेस्ट डन इन विच कंडीशन। तो बीटा टू ट्रांसफेरिन तो ये ब्लड में नहीं पाया जाता। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो बीटा टू ट्रांसफेरिन है जनरली ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट रहने वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो बीटा टू ट्रांसफेरिन है किसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है, CSF राइनोरिया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया की कंडीशन में बीटा टू ट्रांसफेरिन टेस्ट को किया जाता है। और जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया की कंडीशन है तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटेक्टिव फ्लूइड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है या तो नोज से या फिर साइनस से, वाटरी रनिंग नोज देखने को मिलेगी। जनरली ये कंडीशन जब होती है जब किसी भी तरीके का मेजर एक्सीडेंट हुआ हो या फिर ट्रॉमा की कंडीशन है जिसके कारण हेड में या फिर फेस की बोन्स में कुछ भी फ्रैक्चर्स या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स हुई हो। तो बीटा टू ट्रांसफेरेंट टेस्ट है जो जनरली CSF राइनोरिया की कंडीशन में ही परफॉर्म किया जाता है। तो ये थे गाइस 22 क्वेश्चन। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम पर डे 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।